Hello, children. How are you? I hope you are all fine and you are doing well. So, अभी आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी एंड इट्स सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक्टिविटी 2.7 लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। आपको यहाँ कुछ सैम्पलिंग्स जो है सैम्पलिंग्स कलेक्ट करने के लिए कहा था एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस यू वर आस्क्ड टू रिकॉर्ड इन योर नोटबुक इन टेबल 2.4। सो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं ये वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। चैप्टर 2 का भी पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी ये सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं। टेबल 2.4 टाइप्स ऑफ लीफ, वेनेशन एंड रूट्स। यहाँ हम एक एक्टिविटी के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कुछ प्लांट्स हमने सैपलिंग्स कलेक्ट करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले उसमें है लेमन ग्रास एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। एंड टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, इसमें लीफ वेनेशन होता है पैरेलल। ये तो दो का टाइप का होगा, या तो रेटिकुलेट या पैरेलल। तो लेमन ग्रास में इट्स पैरेलल। रूट की अगर हम बात करें, इट्स रूट इज ऑफ टाइप फाइब्रस रूट। सिमिलरली कुछ और प्लांट्स जो आपने कलेक्ट किए हैं उनके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आप इस टेबल में नोट करेंगे। आई होप यू। सो now do you observe any relation between the leaf venation and the type of roots? आप जब इसको देखेंगे तो आपको इन दोनों में कोई एक रिलेशन नजर आएगा। तो यहां देखिए, जब लीफ वेनेशन पैरेलल है तो रूट टाइप जो है वो फाइब्रस शो हो रहा है, और जब लीफ वेनेशन रेटिकुलेट शो होगा, आप करके देखिए, जब रेटिकुलेट शो होगा देन the root system will be a tap root system. So this is the directly relation in these plants. ये सदाबहार प्लांट देखा होगा आपने। सदाबहार प्लांट has a tap root and its leaves have a reticulate venation. Very important, you need to note it down. Do other plants with reticulate venation have tap roots too? क्या और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें टैप रूट रेटिकुलेट वेनेशन के साथ में टैप रूट होती है? So lemongrass on the other hand has fibrous root and its leaves have parallel venation. ये हम डिस्कस किया अभी। Do other plants with parallel venation have fibrous root? ये आप इस लेवल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। So generally, in general, plants with reticulate venation, ये very important information here. The plants with reticulate venation have a type of tap roots, while those with parallel venation have a fibrous root system. So this is very important point here. आप नोट करके रखें। चलते हैं चिकपी, चना को आपने कभी देखा होगा प्लांट इसका, जो गांव से रहने वाले हैं या शहर में भी आसपास कहीं रहने वाले हैं, they would have observed sometime. Chana is another example of a plant with taproot and reticulate venation in leaves. Wheat is an example of plant with fibrous root and parallel venation. Now it's your turn to at least give an example of one plant with taproot and reticulate venation and one plant with fibrous root and parallel venation. Is there any relation among the seed of a plant, types of root and leaf venation, or all the seeds similar? क्या सभी सीड आपको सिमिलर दिखाई देते हैं? जस्ट ऑब्जर्व करो। आपने देखा होगा आलमंड्स, दैट इज ऑल्सो है सीड। कैश्यू, दैट इज ऑल्सो है सीड। और चना आप देखते ही हैं। इसके अलावा दालें आप बहुत सारी देखते हैं। इसके अलावा गेहूं, मेज, मक्का जिसको कहते हैं, और चावल, ये सभी दाने आप जो बीज हैं उनको आपने ऑब्जर्व किया ही होगा। तो चलिए यहाँ एक और एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोक सम चिकपी
and maize seeds in water for 2 or 3 days. 2 या 3 दिन के लिए आपको उनको सॉक करके रखना है पानी में. रिमूव द सीड कॉट, सीड के ऊपर एक कॉटिंग होती है, उसको रिमूव करना है ऑफ चिकपी. नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेज सीड्स, दोनों की स्ट्रक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है. आर दे ऑल सिमिलर और डिफरेंट, क्या वो दोनों सेम है या उनमें कोई डिफरेंस आपको नजर आता है. इन योर लेफ्ट हैंड यू कैन सी द diagram of chickpea seed, and in the right hand you have seen the maize seed, that is monocot seed. Here it is dicot seed. Why it is called dicot and monocot, क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके 2 कोटाइलिडन हैं, इसलिए इसको डाइकोट्स बोलते हैं. 2 कोटाइलिडन हैं यहाँ पर. और मोनोकोट में चूंकि एक ही है इसलिए इसको मोनो मीन्स होता है 1, मोनो मीन्स 1 एंड डाई मीन्स 2. सो जिसमें 2 कोटाइलिडन होते हैं उसको डाइकोटिलिडन बोलेंगे, जिसमें एक ही कोटाइलिडन होता है उसे बोलते हैं मोनोकोट. सो यू वुड नोटिस दैट द चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. चिकपी सीड देखो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. ईच पार्ट इज कॉल्ड अ कोटाइलिडन. Plants that have seeds with 2 cotyledon are called dicotyledons, जिनको डाइकोट भी कहते हैं शॉर्ट में. Maize has a single thin cotyledon. That plants with such seeds are called monocotyledon, और दूसरा नाम इनको शॉर्ट में कहते हैं monocots. ऐसे प्लांट जिनके सीड में एक ही कोटिलिडन होता है उसे हम मोनोकोटिलिडन्स बोलते हैं. ऐसे प्लांट जिनके सीड में 2 कोटिलिडन होते हैं उनको हम डाइकोटिलिडन्स में कैटेगरी में रखते हैं. सो व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेशन, रूट टाइप एंड नंबर ऑफ कोटिलिडन? वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान दीजिए आप. डाइकोट्स, जितने भी डाइकोट्स प्लांट्स हैं जैसे कि आपका चना हो गया, डाइकोट सीड्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. इनकी जो लीफ में वेनेशन है वो रेटिकुलेट है एंड हैज ए टैप रूट सिस्टम, और रूट सिस्टम इसका होता है टैप रूट सिस्टम. वाइल इन मोनोकोट प्लांट्स दे हैव पैरेलल वेनेशन, इनमें वेनेशन पैरेलल होता है एंड फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और रूट सिस्टम इनका फाइब्रस. सो यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स. तो इस तरह से हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं. नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स. अभी तक हमने प्लांट को ग्रुप किया, अब हम ट्राई कर रहे हैं एनिमल्स को ग्रुप्स की कैटेगरी ग्रुप में रखना, अलग अलग ग्रुप्स में उनको डिवाइड करना. सो यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स. नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इन मोर डिटेल. हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. सो हाउ टू ग्रुप एनिमल्स. एनिमल्स को कैसे हम ग्रुप कर रखें, किस ग्रुप में रखें, कौन से एनिमल को किस ग्रुप में रखा जाए, ये बड़ा क्वेश्चन है. चलिए इसको हम यहां पे डिस्कस करते हैं. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. प्लांट्स भी एक दूसरे से अलग होते हैं. How can we group such a wide variety of animals? What features can we think of to group them? In activity 2.3, you have already set some basis for grouping the animals. Let's explore a few of these in more detail. Already we have done in activity 2.3 animals living on land, animals living on trees, or animals flying in the sky, और पानी में रहने वाले. तो इस तरह से हमने कुछ ग्रुप्स ऑलरेडी डिस्कस करे थे, लेकिन अभी कुछ और ग्रुप्स के बारे में हम यहां डिस्कस करने वाले हैं. एक्टिविटी देखें. यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2. यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स. A number of animals are shown in figure 2.7. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत टाइप के एनिमल्स हमने यहाँ पे रखे हैं. You can add some more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. Which body parts are used by the animals in poster you created and those in figure 2.7?
फॉर द मूवमेंट, ये हम डिस्कस किए हैं। तो यहां देखिए इस डायग्राम के थ्रू हमें पता चलेगा किस तरह से प्लांट्स एनिमल्स जो है मूवमेंट करने के लिए ऑर्गन्स को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ प्लांट एनिमल्स हैं जो वाटर में फ्लोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक फिश दिखा रखी है, फ्रॉग है, बटरफ्लाई, काऊ, एंट है, कुछ स्नेक्स हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट के टाइप के एनिमल्स हैं। इनका सबका जो मूवमेंट है आप जानते हैं, सबका मूवमेंट अलग अलग ऑर्गन्स के हेल्प से होता है। सो लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5, note the way in which these animals move and name the body parts used for movement. Some examples are given in table 2.5. यहाँ ध्यान दीजिए, नेम ऑफ द एनिमल, यहाँ पे जैसे एंट है, टाइप ऑफ मूवमेंट, तो इसका क्या होगा, वॉकिंग ही करता है, ये भी वॉक करती हैं। बॉडी पार्ट्स कौन से यूज कर रहे हैं, ये लेग्स को यूज कर रहे हैं। गॉट, वॉक एंड जंप, लेग्स की हेल्प से चलते हैं। पिजन, वॉक एंड फ्लाई, लेग्स और विंग्स की हेल्प से मूवमेंट कर रहे हैं। हाउस फ्लाई, वॉक एंड फ्लाई, सो लेग्स एंड विंग्स ये यूज करते हैं। फिशेस ओनली स्विम करती हैं ये, तो इस तरह से इनके बारे में लिखना है, स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स। ऐसे ही कुछ और एनिमल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उनका टाइप ऑफ मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट्स with which it used to move from one place to another place. So what conclusion can you draw from the data given in table 2.5? Different animals have different types of movement. अलग अलग टाइप के एनिमल्स में मूवमेंट का टाइप भी अलग अलग होता है। Animals can fly, they can run, they can crawl, walk, hop or jump, and so many other type of movement they can show. So they use different body parts for moving from one place to another place. They may use wings, they may use legs and other parts of the body that help them to move. Here we have identified animals based on the type of movement. This is all the criteria to differentiate within the animals, that is type of movement and the body parts they use to movement. How can we group animals based on their movement? मूवमेंट की हेल्प से कैसे उनको ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एडिशनली मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, यस डेफिनेटली उनका शेप अलग होता है, their size is different, their structure is different, color and other features also different. Some of these features can also be used to group animals in various ways, like plants. Grouping of animals is important for understanding their diversity. Now the question arises here, why it is important to group the animals? So the answer is, the grouping of animals is important for understanding their diversity. उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए उनको ग्रुप में डालना जरूरी है। चलिए बच्चों, यहां पर हम डिस्कस करते हैं एक ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मैडम है जानकी अम्मल, 1897 में इनका जन्म हुआ, 1984 में ये हमें छोड़कर चले गए। वाज एन इंडियन बोटनिस्ट डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल वर्क एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट डाइवर्सिटी। ये एनवायरमेंटिस्ट थी और बोटनिस्ट इसको कह सकते हैं, ये बोटनिस्ट थी। एनवायरमेंटल वर्क के लिए इन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया था और इंडिया की प्लांट डाइवर्सिटी को, प्लांट बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रिजर्व रखने में बहुत हेल्प की है। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली। साइलेंट वैली को सेव करने में इनका की रोल है, बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने ये मूवमेंट चलाया जिससे कि साइलेंट वैली को बचाया जा सके। As the head of Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि प्लांट डाइवर्सिटी को सेव किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। सक्सेस स्टोरी, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द साइलेंट वैली मूवमेंट।
दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पालक्काड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये साइलेंट वैली जो है वो केरला में है, केरला के पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में ये साइलेंट वैली नाम की जगह है। It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity. The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. ये एक इस तरह का मूवमेंट था जिसमें नॉर्मल लोगों ने, जो कॉमन पीपल थे, उन्होंने इस जंगल की विसिनिटी को बचाने के लिए, इस जंगल की पवित्रता को बचाए रखने के लिए मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंतीपुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years। एक नदी है कुन्नीपुजा, इसके पास एक डैम बनाने का प्लान था और इन्होंने उसके लिए 10 साल तक रेसिस्ट किया, विरोध किया कि यहां पर नहीं बनाया जाना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारी प्लांट डाइवर्सिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लेटर्स टू एडिटर्स, आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, सेमिनार्स एंड पिटिशंस एंड अपील्स इन द कोर्ट। The movement was successful in saving the Silent Valley। और at last वो सक्सेसफुल रहा और गवर्नमेंट ने वहां पर वो जो डैम बनाने का प्लान था उसे कैंसिल कर दिया। इस प्रकार से ये जो प्लांट डाइवर्सिटी थी दैट पर्टिकुलर एरिया में, उसको बचाया जा सका, साइलेंट वैली का जो एरिया है उसे सेव किया जा सका। ओके, अब हम बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग, अलग अलग सराउंडिंग में रहने वाले, अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले प्लांट और एनिमल्स की। You might have observed during nature walk that different animals live in different surroundings. You have also recorded movement of animals in table 2.5. different organs उन्होंने use करे। Does the movement of these animals depend upon their surrounding? क्या ये movement इन एनिमल्स के सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं? चलो देखते हैं। Let us consider fishes and goat। देखो फिशेस और गोट में ध्यान दीजिए। is as example, fishes live in water, पानी में रहते हैं। they have streamlined body, very important, and fins for the movement in water। दो विशेष कैरेक्टर हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है और मूवमेंट के लिए फिन्स होते हैं। गोट की अगर हम बात करें, गोट लिव्स इन ग्रासी एरिया, जहां पर घास आसानी से अवेलेबल हो जाए, एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स, और इनका मूवमेंट लेग्स की हेल्प से होता है। The sizes and shapes of animals also differ from one another। दोनों को साइज और शेप जो है वो भी एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है। तो देखो, अगर फिश जो है पानी में रहती है, अगर वो लैंड पर आएगी तो सरवाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास लेग नहीं है। सिमिलरली अगर गॉट जो है पानी में रहना शुरू कर देगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास फिन नहीं है जिनकी हेल्प से वो स्विम कर सके। लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। अब कुछ और कंपैरिजन हम करते हैं, फिर एनालाइज करेंगे। लुक एट द टेबल 2.6। क्या करिए, यहां पे टेबल पॉइंट 26 है, देखिए 2.6। रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। आप अपने टीचर की हेल्प से ब्लैक बोर्ड पर एक और टेबल यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट्स हैव ऑब्जर्व्ड इन द रीजन्स given in the table or already know you about them। A few examples are given, you can add some more also। देखिए यहां पर दे रखे हैं, in the desert, on mountains, in the ocean, in the forest, और इसके अलावा भी कोई और रीजन है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं दैट इज कैमल। माउंटेन्स की बात करें एक प्लांट की तो देवदार ट्री है। ओशियन में फिश रहती हैं, फॉरेस्ट में लॉयन रहता है, और कुछ और रीजन यहाँ पर आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर भी आप और ऐड कर सकते हैं। व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? क्या ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। अपने साथियों के साथ आप इस बारे में डिस्कस करें। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those
फाउंड इन अनदर काइंड ऑफ रीजन। यस, एक जिस रीजन में रहते हैं सराउंडिंग में जो प्लांट्स हैं, दूसरे टाइप के सराउंडिंग से उनका शेप, स्ट्रक्चर और एवरीथिंग इज लिटिल बिट हैविंग सम डिफरेंस। जैसे डिजर्ट में रहने वाले कैक्टस हैं और पहाड़ों पे रहने वाले माउंटेन्स में जैसे देवदार नाम का जो प्लांट है, दोनों की स्ट्रक्चर देखो कितनी डिफरेंट। आप यहाँ राइट साइड में डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं, इनके पिक्चर दे रखे हैं। कैक्टस विद थिक एंड फ्रेशी स्टेम इन डिजर्ट, और देवदार प्लांट जो है, देवदार ट्री इन द माउंटेन्स, ये देखो कितना ग्रीनिश है। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसकी शेप का भी डिफरेंस है और कैक्टस की शेप डिफरेंट होती है। ओके, ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, एलेक्स recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stems in the desert of Rajasthan. Maya shares that she saw deodar trees in the Himalayas of Himachal Pradesh. These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches. दोनों का डिफरेंट चीजें हैं। तो जो कैक्टस था वो फ्लैसी है, थिक होते हैं, लेकिन जो देवदार प्लांट हैं जो हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, दीज ट्रीज आर कोनिकल, कोन के शेप में होते हैं। देखिए ऊपर से पतले, नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड ये रहते हैं, एंड स्लोपिंग डिजाइन रहता है, इनकी ब्रांचेस स्लोप के फॉर्म में रहती हैं। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन, इनका रीजन डिफरेंट है, एक ही रीजन में नहीं होते हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। व्हाई इज इट सो? Why does the biodiversity of a region vary from that of the another? Let us find out. इसको भी चलो डिस्कस कर लेते हैं कि एक प्लेस की जो बायोडाइवर्सिटी है दूसरे प्लेस की बायोडाइवर्सिटी से क्यों अलग होती है। There is a very little water available in the desert. अब ध्यान दीजिए, डेजर्ट में बहुत कम अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है। A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. दिन के टाइम में उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और रात के टाइम में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। So you will find plants and animals in these areas that can tolerate, मतलब अबेयर कर सकें, and survive both the hot conditions and during the day and cold conditions at नाइट। ऐसे ही प्लांट यहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। द फ्लैसी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर। ये फ्लैसी जो स्टेम होता है वो वाटर को स्टोर करने का काम करता है, एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस, और इस एरिया में, इस रीजन में अपने आप को सर्वाइव करने में हेल्प होती है। माउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल। माउंटेन्स में फ्रीक्वेंट स्नोफॉल होता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशंस, सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजीली। वो जो कॉनिकल जो उनकी शेप है उसकी हेल्प से वो नीचे इजीली आ सकते हैं। द कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्री इनेबल देम टू डू इजीली। ओके, you must have understood by now that the biodiversity varies from region to region. हर region की biodiversity अलग होती है because of diverse condition, और इसका reason क्या है? Different conditions of living in different region. Look at the images of a camel. अब camel की दो इमेज आपके यहाँ राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ from hot desert of Rajasthan and a camel from cold desert of Ladakh. दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है बच्चों आपको? ध्यान दीजिए, और आप चाहें तो इसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं किस किस बच्चे ने इस तरह के कैमल्स को देखा है। ऐसे कैमल जिसमें सिंगल हम्प है और ऐसे कैमल जिसमें दो हम्प होते हैं। What are the differences you observe between them? What advantage do these differences provide to these camels? The camel of the hot desert has long legs. ध्यान दीजिए, इनकी legs जो हैं लंबी हैं क्योंकि डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट में है। With wide hooves, और इनके पांव देखो चौड़े चौड़े होते हैं। Alex says that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand.
ये जो पैडेड जो फीट होते हैं इनके, बेटा ये सैंडी रीजन जहां भी है, सैंड में अपने पैर को नीचे जाने से रोकता है, सिंक होने से रोकता है, जिससे जो एनिमल है वो आराम से उस डेजर्ट में मूव कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, the height and legs of the camels of cold desert are comparatively shorter than those of found in the hot desert. इनकी हाइट थोड़ी कम है, देखो आप ध्यान से, इनकी हाइट थोड़ी कम रहती है। These short leg allow them to walk easily in mountainous region. ये छोटी टांगे इनको माउंटेनियस रीजन में मूव करने से हेल्प करती हैं, और इनके हूव्स जो है नीचे से देखो टाइट होते हैं, और जो कैमल जो डेजर्ट में रहते हैं उनके फीट जो है पैडेड होते हैं। इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजीली। डिजर्ट में क्योंकि वहां प्लांट ही नहीं है, तो एनिमल्स, ये जो एनिमल्स वो प्लांट को ही अपना फूड बनाते हैं। सो कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्प। ये जो कैमल्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, ये अपना स्टोर जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो उनके हम्प में स्टोर कर लेते हैं। जब उनको अच्छे से खाना मिलता है उस समय ये फूड को स्टोर कर लेते हैं। कैमल्स फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प। इनमें वन हम्प होता है, दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड। जब फूड की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मियां होती हैं, बहुत ज्यादा हॉट जब होता है, तो फूड की कमी में अपने आप को सरवाइव करने के लिए ये हम्प उनकी हेल्प करता है। कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट, और ठंडे डेजर्ट में जो मिलते हैं उनकी बात में देखिए, दे हैव टू हम्प्स, उनमें दो हम्प होते हैं। दीज टू हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स। आफ्टर जो विंटर्स होते हैं, लेट विंटर्स जब होती है, मतलब विंटर जब शुरुआत होती है और एक बाद में जाकर, तो उनके ये हम्प जो है श्रिंक हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज नॉट मच फूड अवेलेबल, क्योंकि अब वहां पर खाने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है इन द ओल्ड डेजर्ट, एंड दे हैव टू यूज फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प ड्यूरिंग दैट टाइम। इसलिए उन्होंने जो अपने हम्प में फूड स्टोर कर रखा है वो उस समय उसको यूज करते हैं। Moreover, they grow long hair from head to neck. उनके सिर से लेकर उनकी नेक तक वहां पर बहुत लंबे लंबे हेयर होते हैं, which help them survive in the cold winters of Ladakh. बहुत ठंडे जो रीजन है लद्दाख जैसा, वहां पर सर्वाइव करने के लिए जो बड़े बड़े बाल हैं वो उनकी बहुत हेल्प करते हैं। What other features can help camels to survive in the desert? और इसके अलावा कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एक कैमल को डेजर्ट में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं? अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशंस। काशी कह रहे हैं फ्रॉम राजस्थान, ही इज फ्रॉम राजस्थान, सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। कैमल जो है ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास नहीं करते, जिससे उनकी बॉडी से ज्यादा वाटर का लॉस नहीं होता। एंड देयर डंग इज ड्राई, और उनका जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है, जिससे मिनिमम वाटर जो है वेस्ट होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनमें स्वेटिंग भी नहीं होती है बेटा, पसीना भी उनको नहीं आता है। पसीना आएगा तो फिर से वाटर का लॉस होगा, इसलिए नेचर ने उनको इस तरह से अडॉप्ट करके रखा है। As camels do not lose much water from their bodies, they can survive for many days without drinking water. इसलिए वो रेगिस्तान में बहुत कई दिनों तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे जो और बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। माया क्या कह रही है, पहले माया को सुन लेते हैं। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। कह रही है बहुत सुंदर ब्राइट फ्लावर्स उन्होंने देखे। रोडोडेंड्रॉन्स इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ की शोला पहाड़ फॉरेस्ट के ऊपर उन्होंने ये रोडोडेंड्रॉन नाम के बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्राइट ब्यूटीफुल फ्लावर्स को उन्होंने देखा था। हियर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट, इनकी हाइट छोटी होती है, एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू ए हैवी विंड्स ऑन माउंटेन्स टॉप। ये माउंटेन टॉप पर हैं और बहुत ज्यादा वहां पर हवा चलती है, इसलिए ऐसी हवा में सर्वाइव करने के लिए इनकी जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं, और इनकी लंबाई भी क्या होती है, शॉर्टर हाइट होती है। हाउएवर पेमा क्या कह रही हैं, पेमा हु इज फ्रॉम सिक्किम, ये सिक्किम से है,
mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. क्यों ना, मैंने देखा है कि हमारे वहां पहाड़ के ऊपर बहुत लंबे लंबे rhododendrons थे. So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions. जिस तरह से ऊंट को हमने देखा डेजर्ट में और कोल्ड डेजर्ट में, जैसे लद्दाख, एक तो वो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स थे जिनकी हेल्प से कैमल सरवाइव कर रहा है. सिमिलरली रोडोडेंड्रॉन्स नाम के जो फ्लावर्स हैं, प्लांट हैं, वो भी ऐसे सरवाइव करते हैं. आपके राइट हैंड में देखिए आप, डिफरेंट फीचर्स ऑफ रोडोडेंड्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, अलग अलग इनकी शेप, साइज और कलर के ये रोडोडेंड्रॉन्स नाम के प्लांट्स होते हैं. सागर बता रहे हैं, अब देखिए सागर क्या कह रहे हैं, सुनिए. सागर tells his classmate that he went to Andaman and Nicobar Island. वो अंडमान निकोबार आइसलैंड में गया था with his parents for a special event. He saw huge whales. वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां देखी and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of the fish helped them to swim into the water. कि जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है उनकी, उसकी हेल्प से ये फिशेस जो हैं उनको स्विमिंग में हेल्प मिलती है. So we have learned that the plants and animals living in particular region have special features. सब में स्पेशल फीचर्स होते हैं that make them fit to survive there. ये स्पेशल फीचर ही उनको ऐसे एरिया में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन आती है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन. तो ध्यान दीजिए, द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल, मतलब जो दोज मेक्स एबल the plants and animals to survive in a particular region are called adaptations. ऐसे फीचर्स जो किसी प्लांट और एनिमल को किसी एक पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, इन्हीं स्पेशल फीचर्स को हम कहते हैं एडेप्टेशंस. जैसे कैमल की बात करें तो लॉन्ग लेग और हूव्स जो डिजर्ट में रहते हैं, हॉट डेजर्ट जैसे राजस्थान, और लद्दाख वाले उसमें हूव्स मिलते हैं हार्ड वाले, और छोटी साइज मिलती है और लंबे लंबे बाल. ये सारे एडेप्टेशंस ही हैं. द शेप ऑफ देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन्स आर एडेप्टेशंस दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन द माउंटेनियस रीजन. यही वो फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से ये सर्वाइव कर पाते हैं ऐसे एरिया में. ध्यान दीजिए अब फिर से, द प्लेस where plants and animals live is called their habitat. ऐसी जगह जहां पर प्लांट और एनिमल रहते हैं, ऐसे प्लेस को ही हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं. फॉर द एग्जांपल, द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और द ओशियन. हैबिटेट ऑफ ए कैमल इज द हॉट और कोल्ड डेजर्ट, एंड हैबिटेट ऑफ ए रोडोडेंड्रॉन इज द माउंटेन्स. कैसे भी हों वो माउंटेन्स हैं. द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड. ये हैबिटेट जो है उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, एयर, इसके अलावा शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल. जो भी जीवन को जीने के लिए जरूरी है वो सारी नीड्स वो किसी हैबिटेट में रहते हैं तो सर्वाइव होते हैं. Many types of plants and animals may share the same habitat. Habitat plays an important role in shaping the biodiversity. ये habitat की हेल्प से ही उस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी डिसाइड होती है. चलिए एक और साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं, दैट इज सलीम अली जी. इनका जन्म 1896 में होता है और ये हमें छोड़कर जा रहे हैं 1987 में. सलीम अली ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स. इनको बर्ड्समैन भी कहा जाता है. He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitat. उन्होंने बर्ड्स के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, उनका रूट, ट्रेवल रूट का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया. He recorded the regions with high diversity of birds. ऐसे ऐसे रीजन्स को उन्होंने रिकॉर्ड किया उन्होंने जो जिसमें बहुत ज्यादा हाई डाइवर्सिटी थी बर्ड्स की. एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दीज रीजन्स. केवलादेव इन राजस्थान नेशनल पार्क, इन भरतपुर राजस्थान, एंड रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरी इन मध्य मंडैया कर्नाटका में है ये.
आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व। ये वो रीजन है, वो एरिया है जहां पर उन्होंने बर्ड्स के एरिया को, उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ एरिया को प्रिजर्व करने में हेल्प की। He wrote a landmark series of 10 books. उन्होंने 10 बुक्स ऐसी लिखी on birds of the Indian subcontinent. He is referred to as Birdman of India. उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के टाइटल से भी जाना जाता है। कौन है बर्डमैन ऑफ टाइटल, बर्डमैन ऑफ इंडिया? दैट इज सलमान अली जी। He was awarded पद्म विभूषण in 1976. 1976 में उनको पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। What are the different ways in which you can group plant and animals based on their habitat? इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिनके हेल्प से किसी हैबिटेट में आप प्लांट और एनिमल को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? One way is to group them into that live on the land, other one that live in water. तो ये दो अलग तरीके से में भी हम इनको ग्रुप कर सकते हैं। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitat. तो इसको terrestrial habitat कहेंगे। Some example हैं forest, deserts, grassland and mountains. ये सभी के सभी जमीन पर हैं, इसलिए इनको कहेंगे हम terrestrial habitat. The plant and animals that live in water are said to live in aquatic habitat. ये aquatic habitat है। Examples हैं इसके ponds, lakes, rivers and oceans. इसके अलावा बेटा जो एक्वेरियम है वो भी एक्वेटिक हैबिटेट में ही आता है। हालांकि वो आर्टिफिशियल है, हैबिटेट है, इसलिए उसको यहां नहीं रखा गया है, ये नेचुरल हैबिटेट है। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, आपने क्रोकोडाइल को देखा होगा, आपने टर्टल को देखा होगा, ये दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं, पानी में भी और जमीन पर भी। These animals are called amphibians. इन एनिमल्स को amphibians कहा जाता है। What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? अगर किसी प्लांट और एनिमल का हैबिटेट डैमेज हो जाए तो क्या होगा? What would happen if a goat does not get grass to eat? अगर उसे खाने के लिए ग्रास ना मिले। Can a fish survive without water? क्या एक फिश पानी के बिना सरवाइव कर सकती है? No, never. Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insect or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. But बेटे आजकल वो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके पेरेंट्स से, आपके दादाजी से, दादी जी से आप अगर बैठेंगे बात करेंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से जब आप बैठकर बात करेंगे तो आपको बहुत से ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हैं जो उनके समय में थे लेकिन आजकल वो दिखाई नहीं देते हैं। These changes often happen when habitats are damaged. The damage to habitat of plants and animals results in loss of their homes, food and their other sources. This lead to loss of biodiversity. बच्चों जब उनका हैबिटेट ही डैमेज हो जाएगा तो उनको शेल्टर नहीं मिलेगी, उनको फूड नहीं मिलेगा और दूसरे भी जितने सोर्सेज हैं वो उनको नहीं मिलेंगे तो उनकी संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। They may not be able to survive. The population of Bengal tiger, cheetah and great Indian bustard has declined in India due to the loss of natural habitats caused by human activity. जंगल खत्म हो गए हैं, जानवरों को क्या चाहिए? जंगल चाहिए, और जंगल खत्म हो गए तो कहाँ रहेंगे? The government of India has initiated several projects to conserve our biodiversity. बहुत सारे मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बचाने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973. 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट किया गया था टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। द चीता introduction project was initiated in 2022 to restore the population of cheetah. Similarly, habitats of the great Indian bustard have been declared as
protected areas in the state of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. तो ऐसे एरिया जहां पर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहता है उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में डाल दिया गया है ताकि नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पर ना हो। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनको बोलते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। ये देखते हैं, सैक्रेड ग्रूव्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। देयर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, बहुत छोटे से लेकर ये बहुत बड़े एरिया में हो सकते हैं। सैक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड ऑल ओवर द इंडिया। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स including numerous medicinal plants. These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animal and cut trees in these grooves or disturb the area. ये जो एरिया है ऐसे जहां पर सैक्रेड ग्रूव्स रहते हैं, पाई जाती हैं, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज को रोकने के लिए प्रोटेक्ट कर दिया गया है, नॉन डिस्टर्ब एरिया इनको अनाउंस कर दिया गया है। So this way, sacred groves are a community protected treasures of biodiversity. Community की हेल्प से इनको कंजर्व किया जा रहा है, इनकी बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा रहा है। So बच्चों, ये थे हमारा जो चैप्टर, इसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। इसमें हमने डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में डिस्कस किया, उनके डिफरेंट टाइप्स के एडेप्टेशंस को हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगले चैप्टर या इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके लिए आप लिंक दे दिया गया है, तो आप लिंक में जाकर और क्वेश्चन आंसर्स को भी देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस एग्जाम के लिए कर सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।